नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। अभी जो सबसे बड़ी खबर आई है वो लेबनान से आई है। लेबनान ने यानी कि हिजबुल्लाह ने आज सुबह सुबह इजराइल के 2 और मरकावा टैंक उड़ा दिए। बताया यह जा रहा है कि इन टैंक्स में जो लोग थे, जो सैनिक थे आईडीएफ के, वो भी मारे गए हैं। एक एक टैंक में अगर 4-4 लोग होते हैं तो इस खबर का मतलब यह हुआ कि 2 मरकावा टैंक उड़ाए गए हैं। साथ में से कम 8 लोगों की जान गई है, 8 आईडीएफ के सैनिक मारे गए हैं। अब सुनकर यह लगता है कि उड़ा दिए तो उड़ा दिए, यह कौन सी बात है। इसको जानने के लिए आपको मरकावा टैंक के बारे में जानना पड़ेगा। मरकावा टैंक इजराइल का डेवलप किया हुआ टैंक है, जिसमें एक टैंक की कीमत आती है $4.5 मिलियन, यानी $45 लाख एक टैंक की कीमत आती है। और अगर सिर्फ अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर की शुरुआत से अब तक इजराइल के 16 मरकावा टैंक उड़ा चुका है हिजबुल्लाह। आप 16 में 4.5 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा और फिर देखिएगा कि कितने का नुकसान इजराइल को हुआ है। और भी जरूरी बात यह है कि मरकावा टैंक पर दावा करता रहा है इजराइल लंबे वक्त तक कि इसका कहीं कुछ नहीं हो सकता, यह मिसाइल से टूट नहीं सकता, यह बेहद मजबूत है, यह कर सकता है, वो कर सकता है। इजराइल जो अपने ताकत के बारे में बहुत ज्यादा बोस्ट करता रहा है, अपने हथियारों के बारे में, अपने आयरन डोम के बारे में, यह जो लड़ाई चल रही है, जब यह ईरान पहुंची है और जब यह लेबनान पहुंची है तो यह हकीकत सामने आई है कि इजराइल के हथियार उतने भी मजबूत नहीं है जितना वो हमेशा दावा करता रहता है। थाट के बारे में मैंने आपको बताया था कि इजराइल के पास इंटरसेप्टर मिसाइल्स की कमी हो गई है। ईरान के हमले के बाद उसको समझ में आया कि जो आयरन डोम वो समझता था कि बेहद मजबूत है और कोई भी मिसाइल उसको क्रॉस नहीं कर सकती, वह आयरन डोम लगभग तबाह हो गया। और इसीलिए अमेरिका ने उसको थाट भेजा है और साथ में 100 अपने सैनिक भेजे हैं जो इसको ऑपरेट करेंगे। नेतन्याहू कल उनको देखने गया था, उनके भरोसे है, लेकिन ईरान ने कहा है कि थाट के बारे में हमें अच्छी तरह से पता है और अगर इजराइल हमला करेगा तो वो ये ना सोचे कि हम थाट को पार नहीं पा सकते। थाट के पार पाकर भी हमारी मिसाइलें इजराइल के अंदर गिरेंगी। इजराइल से लगातार खबर यह आ रही है कि जो भी हमला होना है वो फाइनल हो गया है और अभी तक तो नेतन्याहू ने यही कहा है, यही खबर है कि वो ईरान के न्यूक्लियर और ऑयल फैसिलिटीज पर हमला नहीं करेगा। क्या होता है क्या नहीं होता है एक आध दिन में देखना है। यह बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि अमेरिका ने कहा है कि जो हमला करना है वो 5 नवंबर के पहले कर लो, ताकि 5 नवंबर को जो अमेरिका में इलेक्शन है उसमें जितना फायदा डेमोक्रेटिक पार्टी उठा सकती है उतना फायदा इसका उठा ले। अब 5 नवंबर में बहुत दिन नहीं है, इसलिए देखना है कि इजराइल क्या फैसला करता है। मैंने आपको बताया था कि अंदर की खबर यह है कि इजराइल कैसे भी सिर्फ अपनी नाक बचाना चाहता है, यहां वहां हमला करके किनारा करना चाहता है। उसे पता है कि अगर इस जंग में गया तो उसका बुरा हाल होगा। इसकी वजहें हैं, इसकी कई बड़ी वजहें हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, यह इजराइल के एक आदमी का है, सेटलर कहते हैं, बाहर से आकर बसे हुए इजराइल में। वो गजा के बारे में क्या कह रहा है सुनिए। वो कह रहा है कि गजा के लोगों को निकाल दिया जाएगा, वहां हमारी कॉलोनी बनेगी, या तो जो अरब लोग हैं गजा के वो हमारी नौकरी करेंगे, हमारे नौकर बन के रहेंगे, या फिर हम उनको किसी अरब कंट्री में फेंक देंगे। यानी इजराइल का जो पूरा सपना है वो लालच, लूट और चोरी पर बना हुआ है। लालच गजा की और पूरे फलस्तीन की जमीन की, लूट इसी जमीन और वहां की संपत्ति की, वहां के ऑयल रिसोर्सेज की, वहां के गैस रिसोर्सेज की, और बाकी सारा कुछ आप जानते हैं। यही काम उसने किया है, यानी उसके मन में लालच हमेशा रहा है और इसीलिए खतरा उठाने की कंडीशन में बहुत इजराइल नहीं रहता है। आपको मैं बता चुका हूं कि जब यह जंग शुरू हुई और रोज तेल अवीव तक मिसाइलें पहुंच रही हैं तो हजारों लोग इजराइल छोड़कर भाग रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि इजराइल के अखबार जेरूसलम पोस्ट ने इसको ग्रेट इमिग्रेशन कहा है, यानी बड़ी संख्या में लोग यहां से बाहर जा रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको वीडियो दिखाता हूं ईरान का। ईरान में जंग चल रही है, ईरान जंग के लिए पूरी तैयारी कर रहा है, सब जानते हैं। ईरान ने कहा है कि वो जल्दी ही खुद को न्यूक्लियर पावर भी घोषित कर सकता है, अपनी न्यूक्लियर नीति बदल सकता है। और दुनिया के ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है, मैंने भी आपको बताया था कि ईरान न्यूक्लियर पावर बना चुका है। अब वहां पर मदद करने के लिए वहां की जो औरतें हैं वो आ रही हैं और अपने गहने दान कर रही हैं।
हिंदुस्तान के लोगों को याद होगा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई थी तो यहां भी औरतों ने अपने गले का सोना और सारा कुछ दान किया था ताकि सरकार लड़ाई कर सके। तो ईरान है जहां औरतें आ रही हैं और दान कर रही हैं, वो कुछ लूटने के लिए, वो कुछ पाने के लिए, वो किसी लालच में दान नहीं कर रही हैं। वो दान इसलिए कर रही हैं ताकि ईरान की सेना और मजबूत हो सके, ताकि ईरान दुश्मन का मुकाबला कर सके। तो एक तरफ लालच है और दूसरी तरफ है अपने मुल्क से मोहब्बत। अब जो बाहर से आकर वहां पर बसे हुए हैं, जिनके बाप दादा की कब्रें नहीं है इजराइल में, उनको जमीन से मोहब्बत क्या होगी? वो यूरोप के हैं, पोलैंड के हैं, अमेरिका के हैं, रशिया के हैं, लेकिन जाकर साथ में इजराइल में भी बसे हुए हैं क्योंकि वहां उनको मुफ्त की जमीन मिल रही है और मजे करने के लिए मिल रहा है, फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म करने के लिए मिल रहा है। जिस दिन चोट पहुंचेगी, जिस दिन मुश्किल होगी, उस दिन वो भाग के अपने अपने मुल्क में चले जाएंगे। लेकिन चाहे फलस्तीनी हो, चाहे ईरानी हो, चाहे लेबनानी हो, चाहे अरब के दूसरे लोग हों, उनके तो बाप दादा और 7 पुश्तों की कब्रें वही हैं, वो वहीं के हैं, उसी जमीन को बिलोंग करते हैं। उनका डीएनए आप टेस्ट करेंगे तो वहीं का निकलेगा। इजराइल में तो आप जानते हैं डीएनए टेस्टिंग पर बैन है, क्योंकि अगर डीएनए टेस्ट हो गया तो मालूम यह चलेगा कि 90% इजरायली बाहर से आए हैं, उनका अरब की जमीन से कोई लेना देना ही नहीं है। तो एक तरफ अपनी जमीन के लिए मोहब्बत है, इसीलिए लगातार चोट खाकर, लगातार बमों का शिकार होकर भी फलस्तीनी अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। यहां से वहां भटक रहे हैं, कभी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां कैंप में जाते हैं, वहां जला दिया जाता है, कभी उनको भूख से तड़पाने की नीति बनाई जाती है। लेकिन सब कुछ बर्दाश्त करके 40,000 से ज्यादा लोगों की शहादत देने के बावजूद फलस्तीनी अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। कल मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने कहा था कि अगर 30 दिन के अंदर इजराइल मदद, जो इमदाद आई है, वो इमदाद नहीं पहुंचने देता है गजा के लोगों के पास, तो उसके ऊपर आर्म एम्बार्गो यानी कि हथियारों को भेजने पर रोक लगा दी जाएगी। और मैंने कल भी कहा था कि अमेरिका के ऊपर भरोसा करना बेवकूफी है। आज ही अमेरिका 24 घंटे नहीं बीते कि अमेरिका अपनी बात से पलट गया। अब वो कह रहा है कि इजराइल हमारा इतना करीबी सहयोगी है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम हथियार भेजना कैसे बंद कर सकते हैं। अरे भाई, आईपैक जो यहूदियों का संगठन है, इजराइल के समर्थक यहूदियों का संगठन है, अमेरिका में वो $100 मिलियन से भी ज्यादा दे चुका है अमेरिका के चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स को। तो जहां से 100 मिलियन से भी ज्यादा मिला है, वहां से तो कुर्बत होगी ही, वहां हथियार भेजना कैसे बंद कर देंगे? ये पैसे मिले ही इसलिए हैं ताकि इजराइल को आंख मूंद के मदद करते रहो, अपने अमेरिकी सड़कों पर भटकते रहें, हरिकेन में डूब जाएं, बर्बाद हो जाएं। उनको पैसा देने के लिए, अपने लोगों की एजुकेशन के लिए, अपने लोगों के रोजगार के लिए पैसा नहीं है, लेकिन इजराइल में पैसा लुटाते चले जाओ। ये खेल है और मजेदार खेल है, अमेरिका ये खेल करता रहेगा। खैर, कल जो अमेरिका ने कहा था वो इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से कहा था और उसके असरात भी दिखे हैं। इजराइल ने वहां पर लगातार जो इमदाद रोकी हुई थी उसको खोला है और 50 ट्रक इमदाद जो है वो पहुंची है गजा के अंदर, नॉर्दर्न गजा की तरफ वो जा रही है। तो वहां जो खाने पीने की कमी आई है उसमें थोड़ी बेहतरी होने की उम्मीद है, हालात थोड़े बेहतर होने की उम्मीद है और यह उम्मीद है कि आगे भी इजराइल वहां पर लगातार भेजता रहेगा इमदाद। तो इंटरनेशनल प्रेशर का इतना फायदा तो हुआ है कि गजा वालों को भूख से तड़पाने की एक जो कोशिश थी नेतन्याहू की, फिलहाल नाकामयाब होती दिख रही है। साथ में सऊदी अरब की तरफ से भी जो इमदाद भेजी गई है वो आसमान से गिराई जा रही है। इसका मतलब आप समझिए कि इजराइल के ऊपर जब संकट आ रहा है कि गजा के लोगों को रोटी नहीं पहुंचने दे रहा है, गजा के लोगों को इमदाद नहीं पहुंचने दे रहा है और उसके चलते इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहा है, तो सऊदी अरब अपनी तरफ से इमदाद पहुंचा रहा है ताकि ये जो दाग इजराइल के ऊपर लग रहा है वो थोड़ा कम हो सके। ये जो अरब कंट्रीज हैं उनकी इतनी दर्दनाक और इतनी बुरी हकीकत है जिसको बार बार कहने में भी बुरा लगता है। उधर अपने तो मरकावा टैंक उड़े जा रहे हैं, अपने सैनिक मारे जा रहे हैं। हालात ये है कि एक वीडियो आया जिसमें ढेर सारे सैनिक हैं और वो सैनिक सीधे कह रहे हैं कि हम इस जंग में शामिल नहीं होंगे। इसके पहले भी हमने आपको बताया है कि वहां पर 130 के आसपास इजरायली सैनिक जो हैं, जिनमें रिजर्विस्ट ज्यादा हैं, उन्होंने ये कहा कि हम इस जंग में तब तक शामिल नहीं होंगे जब तक होस्टेज डील फाइनल नहीं होगी।
जिस तरह से लेबनान के बॉर्डर पर जमीनी लड़ाई में लगातार नुकसान हो रहा है, इजरायली सैनिकों का जो भागना है वो लाजिम है। तो एक तरफ जमीनी लड़ाई में यह हालत है, दूसरी तरफ क्या कर रहा है इजराइल? वही जो उसका पुराना तरीका है, पूरा का पूरा गांव उड़ा दो। अमेरिका से मिले हुए जहाज हैं, अमेरिका से मिले हुए बम हैं, अमेरिका से मिले हुए हथियार हैं। तो कल शाम को यह हुआ कि पहाड़ी पर एक गांव था, उस पूरे के पूरे गांव को इजराइल ने उड़ा दिया। ईरान हो, लेबनान हो, ये लगातार हमला कर रहे हैं केवल और केवल आर्मी फैसिलिटीज पर, लेकिन इजराइल लगातार हमले कर रहा है वहां के सिविलियंस पर, वहां की जनता पर, और उसके बाद दावा करता है कि यहां पर हिजबुल्लाह का ठिकाना था, हमने इनको मार दिया, उनको मार दिया। अरे भाई, जहां सीधी लड़ाई हो रही है, जहां तुम्हारे सैनिक गिरफ्तार हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जहां तुम यूएनएफआईएल पर दोबारा तिबारा चौबारा हमला कर रहे हो, फ्रांस लगातार तुम्हारी मलामत कर रहा है, दुनिया भर में तुम्हारी मलामत हो रही है, लेकिन यूएन की फोर्सेस पे तुम लगातार, पीस कीपिंग फोर्सेस पे लगातार हमला कर रहे हो। वहां गांव जलाने में तुमको बड़ा मजा आता है, क्योंकि सीधी लड़ाइयां तुम लड़ नहीं सकते हो। यह इजराइल की आज की नहीं, पुरानी हकीकत है कि साइकोलॉजिकल वारफेयर में अपने जिन लोगों को उसने हैवान बना दिया है, अपने नागरिकों को, उनको तस्वीरें देखकर खुशी होती रहे, दूसरों के घर जलते देखकर खुशी होती रहे, इसलिए लगातार घर जलाना, बच्चों को मारना, आम शहरियों को मारना, यह इजराइल की वार पॉलिसी का एक हिस्सा है। इस पर बहुत सारे आर्टिकल बहुत जगह आ चुके हैं, लेकिन इस टैक्टिस से वार नहीं जीता जा सकता। वार जीतने के लिए जरूरी होगा लेबनान के अंदर घुसना, और अभी तक हिजबुल्लाह ने उनको लेबनान के अंदर घुसने से रोका हुआ है। साथ ही हाइफा पर और बाकी सारी जगहों पर, खासतौर पे नॉर्दर्न इजराइल पे लगातार वो रॉकेट्स फेंक रहा है, लगातार हमले कर रहा है, जिससे ठीक ठाक नुकसान होने की खबरें आ रही हैं। हालांकि इजराइल अपने नुकसान बड़े मुश्किल से बताता है, लेकिन फिर भी बीच बीच में उसको भी बताना ही पड़ रहा है कि उसके सैनिक मारे जा रहे हैं। उधर कल मैंने आपको बताया था कि मेलोनी जो है, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी, वो लेबनान जाने वाली हैं। आज फिर खबर आई है, पहले भी यह हुआ था कि इस जंग के बाद मेलोनी ने कहा था अब हम इजराइल को हथियार नहीं भेजेंगे, लेकिन बीच में यह हुआ और उसने कहा कि जो पहले से समझौते पूरे हुए हैं उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन कल मेलोनी का यह बयान आया है कि अब हम इजराइल को किसी तरह का कोई हथियार नहीं देंगे। उधर आयरलैंड और स्पेन लगातार यूरोप में, यूरोपीय यूनियन के भीतर यह सवाल उठा रहे हैं कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इजराइल के साथ, उसको रद्द किया जाए। यह अगर रद्द होता है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि केवल अमेरिका को पैसा नहीं देता है इजराइल, ब्रिटेन के अंदर भी जो पिछला चुनाव हुआ है उसमें अच्छा खासा पैसा उसने खर्च किया है और लेबर के लिए खर्च किया है। इसीलिए जो लेबर प्राइम मिनिस्टर हैं स्ट्रेमर, वो कतई हथियार रोकने के फेवर में नहीं है। तो इसके लिए लगातार स्पेन और आयरलैंड दबाव बना रहे हैं। अब आयरलैंड ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन कुछ भी करे, हम सीधे सीधे इजराइल के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो तोड़ने वाले हैं। इधर आपको पता है ईरान के विदेश मंत्री गए हुए हैं टर्की में लगातार उनकी बात हो रही है। टर्की से वो इजिप्ट जाएंगे, इजिप्ट से कतर भी उनको जाना है। इन तीनों कंट्रीज में बात हो रही है। जो कोशिश वो कर रहे हैं वो ये कि ज्यादा से ज्यादा अरब कंट्रीज को इस बात के लिए तैयार करें, जब इजराइल उनके ऊपर हमला करेगा और जंग के आसार बनेंगे तो अपनी जमीन और अपना जो एयर स्पेस है वो इजराइल को यूज ना करने दें। कई अरब नेशंस ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि इस जंग में अपनी जमीन और अपने एयर स्पेस वो यूज नहीं करने देंगे इजराइल को, और अगर बाकी मुल्क भी ये काम कर लेते हैं तो इजराइल के लिए बहुत मुश्किल हो पाएगा इस जंग में एक एक कदम आगे बढ़ना। उधर यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने बड़ी मजेदार घोषणा की है। उन्होंने कहा कि चूंकि रूस को ईरान भी मदद कर रहा है, चूंकि रूस को चाइना भी मदद कर रहा है, इसलिए चाइना, ईरान और रूस तीनों हमारे दुश्मन हैं। अब हम तीनों के साथ जंग में हैं। वहां भी जहां लड़ाई चल रही है वहां लगातार यूक्रेन हार रहा है। यूक्रेन से तमाम सारे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जहां एकदम यंग लड़कों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के आर्मी में भरा जा रहा है, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। और इधर अमेरिका के भड़काने पर, अमेरिका के सहारे, अमेरिका के हथियारों के सहारे जेलेंस्की सपना देख रहा है सीधे सीधे रूस को हराने का, और उसमें नॉर्दर्न कोरिया, चाइना, ईरान,
इन सब को अपना दुश्मन घोषित कर रहा है। नॉर्दर्न कोरिया का भी मैंने बताया था कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो बॉर्डर था वहां की एक सड़क उड़ा दी है। नॉर्थ कोरिया से 3000 से ज्यादा सैनिक गए हुए हैं रूस के साथ लड़ने के लिए। इधर चाइना जो है वो ताइवान के आसपास लगातार प्रैक्टिस कर रहा है और खाड़ी में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसके बारे में तो मैं रोज आपको बता ही रहा हूं। तो दुनिया के कम से कम 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर जंग के हालात या तो हैं या तो डेवलप होते हुए दिख रहे हैं, और अगर ये होता है तो यकीन जानिए कि इसको वर्ल्ड वार में तब्दील होने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर वर्ल्ड वार होता है तो दुनिया के लिए इससे बड़ा खतरा कोई नहीं है। नॉर्थ कोरिया के पास एटॉमिक पावर है, अमेरिका के पास एटॉमिक पावर है, चाइना के पास है, ईरान के पास है, इजराइल के पास है। दुनिया में जाने कितने मुल्क हैं जिनके पास एटॉमिक पावर है, और इनमें से अगर 1 या 2 ने भी इसका इस्तेमाल किया तो वो दुनिया के लिए कितना खतरनाक होगा, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसीलिए जरूरी तो यह था कि यूनाइटेड नेशंस हो या अमेरिका हो या यूरोप हो, इन जंगों को रोकने का काम करता। लेकिन जिनको हथियारों की दलाली की आदत पड़ जाए, जिनको अपने भरे बैंक अकाउंट्स की चिंता अपने मुल्क और दुनिया से ज्यादा हो, उनको कौन रोक सकता है, कौन समझा सकता है। इसीलिए अगर अभी के हालात देखें तो बहुत साफ लगता है कि हम तीसरे वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे क्या होगा, इसको रोकने के लिए कोई कोशिश होगी या नहीं होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी आखिरी बात यह कि अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर वाकई बड़ा हमला किया तो खाड़ी को जंग की आग में जलने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।